ओके दोस्तों, जो हम पे थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमें क्या बताना था? फैलेसी इस क्वेश्चन में हमें बतानी थी। फाइंड द फैलेसी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास क्या फैलेसी दी गई थी कि आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मॉरल इश्यू इन मेकिंग अबॉर्शन इलीगल सिंस योर एबिलिटी टू फील सिंपैथी फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इन जनरल इज वेरी लिमिटेड। मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि गर्भपात को गैर कानूनी बनाने में आपको कुछ अनैतिक नहीं लगेगा, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए सहानुभूति महसूस करने की आपकी क्षमता आमतौर पर बहुत सीमित है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए थे फैलेसीज के, कि बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी होगी, या एड होमिनम, या हेस्टी जनरलाइजेशन, या स्लिपरी स्लोप। तो इन चार फैलेसीज में हमें क्या आंसर बताना था। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक तरह से क्या है, डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है किस पे, किसी पर्सन पे, कि मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि क्या है, आपकी क्षमता आमतौर पर बहुत सीमित है। यानी कि यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन पे क्या है, डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो आर्गुमेंट की जाती है, जहाँ पे आर्गुमेंट के बदले आर्गुमेंट न देकर किसी पर्सन के कैरेक्टर पे डायरेक्ट क्या है, अटैक किया जाता है, तो ये आता है हमारे पास एड होमिनम फैलेसी। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है 2। अब हम समझेंगे कि आखिर होता क्या है ये चारों फैलेसीज। तो इसमें अगर हम पहली फैलेसी देखें, बैगिंग द क्वेश्चन, तो बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का मतलब क्या है कि बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे हम क्या है, सर्कुलर रीजनिंग करते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं। यानी कि जो बात हम प्रीमाइस में कह रहे हैं वही कंक्लूजन में हम कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से बैगिंग द क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इट इज लाइक अ सर्कुलर आर्गुमेंट इन विच द कंक्लूजन इज इंक्लूडेड इन द प्रीमाइस। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऐसा सर्कुलर आर्गुमेंट हम देते हैं जिसमें क्या है कि कंक्लूजन जो है ऑलरेडी हम प्रीमाइस में बता चुके हैं। ठीक है, इसे ही क्या है, पेटिटियो प्रिंसिपी कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टोबैको शुड बी बैन बिकॉज इट इज डेंजरस। अब जिसे पता है भाई कि टोबैको डेंजरस होता है, तो उसको ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि टोबैको बैन क्यों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टोबैको शुड बी बैन, कि टोबैको को क्या है, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि क्या है, हानिकारक। अब जिसे पता होगा कि टोबैको क्या है, डेंजरस है, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं होगी ना कि क्यों बैन करना है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, बैगिंग द क्वेश्चन किया जा रहा है। अगली जो फैलेसी हमारे पास थी, एड होमिनम फैलेसी। अब इसमें बात क्या की गई थी कि पर्सनल अटैक यहाँ पे किया जाता है, यानी कि किसी पर्सन पे की आर्ग्यूमेंट पे अटैक ना करके, यानी कि उसे काउंटर जवाब ना देके क्या है, पर्सन की जो कैरेक्टर है उस पर अटैक किया जाता है। जब किसी आर्ग्यूमेंट पर डिस्कस करने की बजाय आर्गुमेंट देने वाले पर और उसके कैरेक्टर पर पर्सनल क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो यहाँ पे एड होमिनम फैलेसी होती है। ठीक है, कह सकते हैं हम कि अटैकिंग द पर्सन नॉट देयर आर्गुमेंट, तो यहाँ पे क्या होती है, एड होमिनम फैलेसी होती है। इसका एग्जाम्पल हम पीछे देख चुके हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन, इसके नाम में ही हमें क्या है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। हेस्टी यानी कि जल्दबाजी में क्या है, जनरलाइज करना, या छोटा सा एग्जाम्पल देख के क्या है, किसी चीज को जनरलाइज कर देना। ठीक है, किसी चीज के प्रति धारणा बना देना। तो किसी छोटे तर्क के आधार पर क्या है, बड़े निर्णय पर पहुंचना, और ब्रॉड कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम अ टाइनी सैंपल। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कोई अगर बाइक रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो ये मान लेना कि सभी रैश ड्राइविंग करते होंगे। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका समझने का ये है, एक की ड्राइविंग देख के सबको क्या है, गलत ड्राइवर मान लेना। ठीक है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एक टीचर का कुछ पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मान लेना कि ये इंस्टीट्यूशन ही क्या है, सही नहीं पढ़ा रहा है। तो ये क्या हुआ, हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि किसी छोटे तर्क के आधार पर क्या है, बड़े निर्णय पर पहुंचना। इसके बाद एक जो मेन फैलेसी आती है, स्लिपरी स्लोप। इसमें भी मीनिंग में ही अर्थ छुपा हुआ है। स्लिपरी स्लोप यानी कि ऐसा फिसले कि कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया बात। ठीक है, यानी कि राय का क्या है, पहाड़ बना दिया। स्मॉल स्टेप
लीड टू चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स रिजल्टिंग इन अनडिजायरेबल एंड एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि बात छोटी सी थी लेकिन क्या है उसे इतना बड़ा बना दिया गया कि अब क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात आ चुकी है। ठीक है, कोई कह रहा, अगर मान लो हम ये मानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे नहीं तो आने वाले समय में हमारी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो हम क्या है पैसे नहीं कमा पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे तो हम क्या है अपना पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, जिससे हम क्या है कमजोर हो जाएंगे, लास्ट में हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से हम क्या है स्लिपरी स्लोप या हमने एक तरह से बना दिया, यानी कि राय का पहाड़ बना दिया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन इस तरह से हमें समझने हैं। ओके दोस्तों, जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इसमें रहने वाला है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट एंड hence it must be have an efficient and intelligent cause. That efficient and intelligent cause is God. यानी कि विश्व एक परिणाम है और इसलिए इसका फलोत्पादक और बौद्धिक कारण होना चाहिए। वह फलोत्पादक और बौद्धिक कारण क्या है? ईश्वर है। As per Indian logic, which means of Indian logic is used in this argument. यानी कि हमें बताना है कि कौन सा भारतीय तर्क का यूज यहाँ पे किया गया है, प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान का और मौखिक सत्ता का। ठीक है, एक जो आपके लिए एडवाइस रहेगी इस इन लॉजिकल रीजनिंग में वो ये रहने वाली है कि जो वेस्टर्न लॉजिक है उसे तो आप इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन जो इंडियन लॉजिक है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो हिंदी में क्या है समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है कारण ईश्वर है, यानी कि कारण की बात यहाँ पे की जा रही है। और कारण जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है एक। ठीक है, अब यहाँ पे अनुमान का मतलब ये नहीं है कि हम क्या है तुक्का लगा रहे हैं। अनुमान का मतलब है कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट बनाना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? अनुमान हुआ। और जो हम यहाँ देख रहे हैं एनालॉगी और उपमान, इसका मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन। ठीक है, उपमान का मतलब कंपैरिजन करना, किसी नोन चीज़ से कंपेयर करके नई चीज़ों को समझना। और बात की जाए प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम अपने सेंसरी ऑब्जेक्ट से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या ऐसा डायरेक्ट नॉलेज जो हमें क्या है अपने सेंसरी ऑब्जेक्ट से मिल सकता है। यानी कि किसी चीज़ को छूने से, किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ को क्या है नाक से जैसे खुशबू सूंघते हैं तो ये भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रहा है। ठीक है, कानों से कोई बात सुन ली तो वो भी क्या है एक प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रहा है। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ। ठीक है, अनुमान का मतलब हम देख चुके हैं क्या है कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट बनाना। तो यहाँ हमें क्या है प्रीवियस नॉलेज है और उसके आधार पर क्या है हम नया कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, कि क्या है विश्व एक परिणाम है, इसका फलोत्पादक और बौद्धिक कारण कुछ होना चाहिए। ठीक है, और वो कारण क्या है? ईश्वर बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? सेकंड जो है आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। यानी कि कौन सा कथन जो है इनमें से लॉजिकली इक्विवेलेंट एक समान रहने वाला है। ठीक है, नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, all soaps are non-writing tools, no non-writing tools are soaps, and चौथा ऑप्शन क्या है? no writing tools are soaps। क्वेश्चन का ऑप्शंस हमारे पास ये चारों दिए गए। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लगने वाला है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चन में हमें क्या है तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक हो गया कन्वर्जन, दूसरा हो गया ऑबवर्जन, तीसरा हो गया कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? एक हो गया कन्वर्जन, ठीक है, दूसरा हो गया क्या? ऑबवर्जन। कन्वर्जन हो गया, ऑबवर्जन हो गया, तीसरा क्या हो गया? कॉन्ट्रापोजिशन। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें इसमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्वर्जन जो है ये भी क्या है, इसमें भी हम AEIO वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऑल, नो, सम और सम नॉट पे यहाँ पे क्या है बात की जाएगी। अब किस तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा कि कॉन्वर्जन वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो ये किस में अप्लाई होता है? ये होता है अप्लाई सिर्फ
नो वाली स्टेटमेंट यानी कि ई वाली में, और होता है सम वाली स्टेटमेंट में, ठीक है, सम यानी कि आई वाली स्टेटमेंट में। नो में हम देखेंगे कि क्या है, कॉन्वर्जन में जो है जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट रहता है, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट रहता है इनका क्या कर दिया जाता है, स्वैप यहाँ पे एक तरह से कर दिया जाता है। यानी कि जो जब हम नो के स्टेटमेंट का कन्वर्जन करेंगे तो जो नो के फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट था वो सेकंड स्टेटमेंट का क्या बन जाएगा, प्रीडिकेट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से रहने वाला है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें क्या है कि नो एस इज पी, इस तरह से था। तो अब क्या है, एस और पी में यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे हम कन्वर्जन तो क्या रहेगा, नो पी इज एस, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। वैसे सम के कॉन्सेप्ट में रहेगा सम एस इज पी, ठीक है, कुछ एस पी है तो क्या रहेगा यहाँ पे सम पी इज एस, यानी कि क्या हो गया, इन दोनों का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे स्वैप हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, ठीक है। वहीं बात की जाए ऑफ वर्जन में, ऑफ वर्जन जो है हमारे पास चारों स्टेटमेंट का होने वाला है, ए ई आई और ओ का। अब ऑफ वर्जन में क्या है, जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है ऑफ वर्जन में किस तरह से रखना है कि सबसे पहला तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्जन चेंज होगा। वर्जन का मतलब कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, नो बन जाएगी, ठीक है, और जो नो वाली स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, ऑल बन जाएगी, ठीक है। सम वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, सम नॉट बन जाएगी, ठीक है, और जो सम नॉट वाली स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले इसमें याद रखना है, पहला स्टेप ऐसा होगा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप इसमें हम देखने वाले हैं वो क्या है कि जो पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लो हम कर रहे हैं ऑल का क्या, ऑफ वर्जन, ठीक है, ऑफ वर्जन कर रहे हैं हम ऑल का, ठीक है। तो किस ऑल में हमारे पास किस तरह से कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि ऑल में हमारे पास क्या होगा, ऑल में हम देखेंगे क्या होगा कि नो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ऑल एस इज पी, ये रहेगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, ये बन जाएगा नो एस इज पी, ठीक है। अब जो इसका प्रेडिकेट वाला स्टेटमेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या है, नॉन लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, नॉन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, नो एस इज नॉन पी। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा इसका क्या है, ऑफ वर्जन। ये दो स्टेप कंप्लीट, ठीक है। तो ऑल एस इज पी का ऑफ वर्जन क्या होगा, नो एस इज पी। अब धीरे धीरे हमें क्या याद होता रहेगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि वर्जन चेंज कर देंगे, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है उसे नेगेटिव में ला देंगे और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में ला देंगे, और फिर जो प्रेडिकेट होगा उसको क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। बात की जाए अगर हमारे पास क्या है, नो की बात क्या है, यानी कि नो एस इज पी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल एस इज पी, और फिर क्या हो जाएगा, ऑल एस इज नॉन पी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ वर्जन वाला स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम तो कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिशन में एक तरह से कह सकते हैं हम इन दोनों का मिक्स रहने वाला है। किस तरह से, इसमें सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि स्वैप यहाँ पे किया जाएगा स्टेटमेंट्स का। स्वैप यानी कि सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्रेडिकेट यहाँ आ जाएगा। इसमें फर्स्ट स्टेप इस तरह से रहने वाला है। और सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कॉन्ट्रापोजिशन में, क्या है कि अब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों का क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का क्या है, बोथ जो है कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा दोनों में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम दोनों में।
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम ऑल की बात करें ए में, ठीक है, ऑल एस इज पी, ये हमारे पास रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है तो ये किस तरह से हो जाएगा, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को स्वैप कर देंगे, यानी कि ऑल पी इज एस। और सेकंड स्टेप इसमें क्या रहने वाला है कि ऑल नॉन पी इज नॉन एस, इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, वैसे हम देखेंगे। अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें जो नो वाला है और जो सम वाला है, ठीक है, नो वाले का इसमें क्या है, हमारे पास कोई कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता है, और जो सम वाला है इसमें हमारे पास इसका भी कोई कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता है। बात की जाए फोर्थ की, सीधा डायरेक्ट सम नॉट वाले की, ठीक है, सम नॉट एस आर नॉट पी। ठीक है, अब इसमें किस तरह से स्टेटमेंट हमारे पास रहेगा, में जो बनेगा वो बनेगा क्या है, फर्स्ट स्टेप सम पी आर नॉट एस, इस तरह से रहेगा। ठीक है, और दोनों का क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सम नॉन पी, क्या रहेगा सेकंड स्टेटमेंट, सम नॉन पी आर नॉन नॉट नॉन एस, इस तरह से रहने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए कि कन्वर्जन जो है हमारे पास नो और सम वाले का होगा, ऑवर्जन जो है ऑल फोर का होगा। ठीक है, ऑल फोर का होगा, और कॉन्ट्रापोजिशन जो है हमारे पास क्या है, सिर्फ ऑल और सम नॉट वाले का होगा। अगर हम इसकी टेबल की बात करें तो किस तरह से टेबल हम बना सकते हैं, अब हम इसकी टेबल देखते हैं कि हम एक तरह लिख सकते हैं, इस तरह से हम देखते हैं इसकी टेबल, हम देखते हैं ऑल, ठीक है, ऑल का हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे नो, यानी कि ए ई, फिर हम देखेंगे सम का, ठीक है, आई, फिर हम क्या देखेंगे सम नॉट का, ठीक है, ओ, और यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, कन्वर्जन, ठीक है, ऑवर्जन, और थर्ड हम देखने वाले हैं क्या, कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, इस तरह से हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल का कन्वर्जन नहीं होता है, नो का कन्वर्जन होता है, सम का कन्वर्जन होता है, सम नॉट का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, ऑवर्जन हम क्या देख सके हैं कि चारों स्टेटमेंट्स का हमारे पास क्या होता है, ऑवर्जन होता है। और कॉन्ट्रापोजिशन किसका होता है, ऑल का कॉन्ट्रापोजिशन होता है, नो का नहीं होता है, सम का नहीं होता है, और सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन होता है। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का आंसर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हमें बताने थे। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हमें बताने थे कि नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, इसे हम बेस स्टेटमेंट अगर मान के चले तो नो का अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो किस तरह से याद रख सकते हैं हम कि नो का कन्वर्जन किस तरह से होने वाला है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्जन हम क्या देख सकते हैं कि नो राइटिंग टूल्स आर सोप्स। ठीक है, नो राइटिंग टूल्स आर सोप्स, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट हमें एक दिख रहा है, डी स्टेटमेंट, यानी कि ए और डी तो हमारे पास होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे स्टेटमेंट जिसमें ए और डी नहीं है वो सबसे पहले एलिमिनेट हम कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एलिमिनेट, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब हमारे पास ये बचा, अब इससे क्या पता चल गया कि थर्ड वाला ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ बी का जो है ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे अब ऑल स्टेटमेंट आ गया इसके पास, तो नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स की बात की जा रही है। तो अगर हम इसका क्या करने वाले हैं, ऑवर्जन करने वाले हैं, तो किस तरह से यहाँ पे रहेगा, नो का क्या बन जाएगा, ऑल, यानी कि ऑल सोप्स आर राइटिंग टूल्स। ठीक है, नो का क्या बनने वाला है, ऑल सोप्स आर राइटिंग टूल्स। ठीक है,
और फिर हम जो राइटिंग टूल्स का क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स, तो यानी कि बी ऑप्शन भी हमारे पास सही रहने वाला है। तो हमारे पास जो इसका आंसर बना वो बना ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो। इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी दूसरे टॉपिक से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।